नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन तिवारी, अमन अपडेट्स इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे देश-दुनिया से बनने वाली महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और उनसे बनने वाले करंट अफ़ेयर का। शुरुआत हम कुछ अब्दुल कलाम जी के कुछ लाइनों से, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आप सोने ही न दें। यानी आपकी संघर्ष, आपको लक्ष्य पाने के लिए रास्ते में जो भी रुकावटें आएँ, उनको त्याग कर, उनको छोड़कर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। ऐसे आपका लक्ष्य और संघर्ष ऐसा हो कि ना आपको सोने ना दे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले पहले प्रश्न की तरफ। आज के भारत और यूके 15-16 जुलाई 2026 को भारत ने किस विकसित देश के साथ ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौता लागू किया है, जिसे भारत का एफटीए का गोल्ड स्टैंडर्ड्स कहा जा रहा है, जो यूके से ऐसा किया गया है, ये समझौता हुआ है। तो भारत और यूके के बीच यह बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता आधिकारिक तौर पर प्रभावी हो गया है। इसके तहत भारत के कपड़ा, जूतों और जेम्स ज्वेलरी जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को यूके के बाज़ार में शून्य शुल्क पहुंच मिलेगी, जिससे भारतीय निर्यात को भारी बढ़ावा मिलेगा। और यूके की आज संक्षिप्त परिचय देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का एक समूह है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। और राजधानी की बात करें तो लंदन, जो इंग्लैंड की भी राजधानी है और थीम्स नदी के किनारे बसा है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री बात करें, लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिससे पूरी दुनिया का मानक समय निर्धारित होता है। मुद्रा की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। प्रमुख भौगोलिक विशेषता की बात की जाए तो इसके पूर्व में उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी और दक्षिण में इंग्लिश चैनल स्थित है। इसके बीच पेनाइन पर्वत श्रृंखला है। और यूके से जुड़े महत्वपूर्ण लेटेस्ट करंट अफेयर की बात करें तो भारत यूके व्यापार समझौता CETA लागू हुआ है। महत्वपूर्ण घटना की बात करें जो अभी हम देख के आ रहे हैं कि व्यापारिक जो समझौता व्यापार समझौता हुआ, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ है, हम देख ही रहे हैं। और प्रमुख बिंदु की बात करें तो इस समझौते के तहत यूके के बाजार में लगभग 99% निर्यात उत्पाद को शुल्क फ्री बना दिया गया है। इससे भारत के कपड़ा, चमड़ा और ज्वेलरी का प्रोडक्शन और फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों को भारी बढ़ावा मिलेगा। और इसके बदले में भारत भी यूके के प्रीमियम कारों जैसे जगुआर, लैंड रोवर और कॉस्मेटिक और ब्रिटिश विस्की पर आयात शुल्क चरणबद्ध तरीके से कम करेगा। लक्ष्य देखें तो दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन से अधिक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सोशल सिक्योरिटी समझौता की बात करें तो महत्वपूर्ण घटना बात करें तो ये 15 जुलाई को हुआ है और छात्रों के लिए प्रभाव की बात है। इसके तहत यूके में अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को यूके के नेशनल इंश्योरेंस सिस्टम में दोहरा भुगतान करने से छूट मिलेगी। इससे लगभग 75,000 भारतीय कामगारों को सीधा वित्तीय लाभ होगा। और CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश। महत्वपूर्ण घटना में यूके आधिकारिक तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बड़े व्यापारिक गुट CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। जो केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में चिप डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी गई है? तो 1.27 लाख करोड़ की राशि मंजूरी की गई है। सरकार ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए 1.27 लाख करोड़ के विशाल बजट को मंजूरी दी है, जो इसके पहले संस्करण ISM 1.0 के 76,000 करोड़ से काफ़ी अधिक है। इसका उद्देश्य AI उपकरणों के लिए स्वदेशी चिप उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। और इंडिया के कुछ जो लेटेस्ट जो अभी मिशन हुए हैं उसकी बात करें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात करें जो हमने अभी देखा 15 जुलाई 2026 को 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ भारत में स्वदेशी चिप निर्माण बढ़ावा देने का स्वीकृत हुआ है। मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना
15 जुलाई 2026 को 62,500 करोड़ की वित्तीय आवंटन के साथ मोबाइल कंपोनेंट्स के घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए मंजूरी मिली है। और इंडिया एआई की बात करें तो मिशन 10,300 करोड़ के बजट के साथ भारत का अपना सुपर कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना है। और चौथा बात करें अनुसंधान विकास और नवाचार योजना 1 लाख करोड़ के विशाल कॉर्पस के साथ देश में डीप टेक स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्र के रिसर्च को फंड करने की दीर्घकालिक योजना है। नीडर 2.0 की बात करें, नीडर 2.0 ड्रोन मिशन की बात करें जुलाई 2026 में लॉन्च, जिसका लक्ष्य भारत के अपने वेगा माइक्रो प्रोसेसर पर आधिकारिक स्वदेशी ड्रोन सॉफ्टवेयर और ऑटो पायलट सिस्टम बनाना है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो है महिलाओं को भूमि स्वामित्व के बिना भी कृषि कल्याण योजना का लाभ देने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? जो महाराष्ट्र राज्य है यह लागू करने वाला पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के अवसर पर यह ऐतिहासिक कानून बनाया है। अब राज्य में महिला किसानों को सरकारी लाभ और ऋण प्राप्त करने के लिए उनके नाम पर जमीन होना अनिवार्य नहीं होगा। और महाराष्ट्र का संक्षिप्त परिचय देखें तो प्राचीन काल में से मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों ने इस क्षेत्र पर शासन किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो 1674 में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। पेशवा काल की बात की जाए तो मराठा साम्राज्य के बाद पेशवा ने शासन संभाला और पुणे को अपने मुख्य केंद्र बनाया। ब्रिटिश काल की बात करें तो वर्ष 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। राज्य की स्थापना की बात करें तो 1 मई 1960 को भाषाई आधार पर द्विभाषी बॉम्बे राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ, इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। लोक नृत्य और लोकगीत की बात करें तो लावड़ी महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत शैली है जो ढोलकी की थाप पर किया जाता है। पोवाड़ा की बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा योद्धाओं की वीरता की गाथा गाने वाले पारंपरिक लोकगीत के रूप में है पोवाड़ा। और तमाशा की बात करें, तमाशा महाराष्ट्र का प्रमुख पारंपरिक लोक रंगमंच है। और कोली नृत्य की बात करें समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे कोली समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है। और गोदल की बात करें तो देवी माँ के सम्मान में गाया जाने वाला एक धार्मिक और लोकगीत है और यह नृत्य शैली भी है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर में स्थित है, महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मुंबई के उपनगर में स्थित एक अनोखा शहरी राष्ट्रीय उद्यान जिसके अंदर ऐतिहासिक कनेरी गुफाएं हैं। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें संगाली, कोल्हापुर, सतारा, रत्नागिरी जिलों की सीमा पर स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। राधा नगरी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें कोल्हापुर में स्थित जो विशेष रूप से बाइसन यानी भारतीय गौर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं अमरावती जिले के सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र श्रृंखला में स्थित महाराष्ट्र का प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है। कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें सतारा जिले के पश्चिम घाट में स्थित एक बेहद समृद्ध वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है। और इसके महत्वपूर्ण जो स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके तथ्य देखें तो वर्तमान क्या है, वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, वर्तमान राज्यपाल इसके जिष्णुदेव शर्मा है। आप बताएंगे ये किसका स्थान लेकर अभी ये यहाँ के वर्तमान राज्यपाल बने हैं। राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय पशु शिकारु विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी हरियाल पीले पैरों वाला हरा कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। लोनार झील की बात करें बुलढाड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध खारे पानी की झील, इसका निर्माण एक उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। अजंता एलोरा की गुफाओं की बात करें औरंगाबाद जिसका नाम अब छत्रपति संभाजी महाराज में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो प्राचीन वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न जो चौथा हमारा प्रश्न होगा। हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो ऑप्शन जो बी है यानी 10 मिलियन टन अतिरिक्त घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता का निर्माण करना है।
भारत वर्तमान में अपनी ज़रूरत का लगभग 10 मिलियन टन यूरिया आयात करता है। जो NIPU दो नीति 2026 की नीति है, इसके तहत 9 नए उन्नत प्राकृतिक गैस आधारित यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे ताकि भारत उर्वरक क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो अपक्रियाएँ होती हैं ना, लगभग रेलवे में और SSC के क्षेत्र में पूछे जाते हैं। तो देखें कुछ कैसे निर्माण किया जाता है। तो यूरिया का निर्माण देखेंगे तो अमोनिया यानी NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उच्च दाब पर प्रतिक्रिया प्रयोगशाला में बनाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया NH2CO NH2 इसका सूत्र है। यानी देखेंगे तो ये प्राकृतिक यानी जो है ना, इसका प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया है, पहला है, इसलिए ये ज़्यादा भी महत्वपूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, POP की बात करें, जिप्सम CaSO4.2H2O को जब 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो पानी के अणु कम होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। जो तो जिप्सम का सूत्र देखेंगे CaSO4.2H2O, और इसकी प्लास्टर की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे CaSO4.21.12H2O, यानी इसमें देखें जल के 2 अणु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जल के आधे यानी यहाँ से लगभग जल के 1.5 अणु बाहर चले जाते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण देखेंगे तो शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का निर्माण होता है। कास्टिक सोडा का निर्माण की बात करें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है, जिसे क्लोर आल्कली प्रक्रिया कहते हैं। और देखेंगे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा बात करें तो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और नमक NaCl के घोल की प्रतिक्रिया से बेकिंग सोडा NaHCO3 बनता है, जिससे गर्म करने पर पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O प्राप्त होता है। और ऐसे आप जैसे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं ना, तो ये कि बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा में कौन सा सूत्र होता है, तो आप यहाँ से देखेंगे जो ये धामन सोडा यानी धोने वाला सोडा है, वॉशिंग सोडा से इसे याद कर लीजिए। तो इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसलिए 10H2O उसमें लगा रहता है। और बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसे अम्ल का राजा कहा जाता है का औद्योगिक निर्माण संपर्क विधि यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस से द्वारा होता है, जिसे वेनेडियम पेटाऑक्साइड V2O5 उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 5वां प्रश्न होगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में रूस द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किए जाने वाले स्वीज MS-29 मिशन में शामिल भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? जो अनिल मेनन जी हैं इस मिशन का हिस्सा होंगे। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के कजाकिस्तान बेकानूर, देखेंगे रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी उसका नाम क्या है, रोसकोस्मोस इसका नाम है। कजाकिस्तान के बेकानूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस 8 महीने की मिशन पर जाने वाले चालक दल में भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन जी हैं। और देखेंगे नासा की, देख लेते हैं इसमें नासा के कुछ इतिहास के बारे में। पूरा नाम, मुख्यालय देखें तो इस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव इसका नाम है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में, स्थापना 1958 में ये। और पूर्ववर्ती संस्था की बात करें, नासा की स्थापना इसके पूर्ववर्ती संस्था NACA नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स को भंग करके की गई थी। अपोलो 11 मिशन की बात करें 1969, इस ऐतिहासिक मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आधिकारिक नारा की बात करें, नासा का आधिकारिक ध्येय वाक्य फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल यानी सर्वलाभ हेतु है। नासा से जुड़े प्रमुख ऐतिहासिक मिशन की बात करें, प्रोजेक्ट मरकरी जो है नासा का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा में मनुष्य को भेजना था। और स्काई लैब 1973 की बात करें, यह अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया पहला स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन यानी स्पेस स्टेशन है।
वाई वाइजर 1 और 2 की बात करें 1970 में बाहरी सौर मंडल में अंतरतारकीय अंतरिक्ष इंटरस्टेलर स्पेस का अध्ययन करने के लिए भेजे गए ऐतिहासिक खोजी यान है। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 की बात करें ब्रह्मांड की सटीक और अद्भुत तस्वीर लेने वाला नासा का सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरबीन है। और इसके कुछ जो सबसे ताज़ा महत्वपूर्ण करंट देखेंगे अगर नासा के बारे में तो भारतीय मूल के अनिल मेनन हमने देख लिया है। जो रूस कॉस्मोस जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा सोयूज MS-29 के जरिए वो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए हैं। और आर्टेमिस जो 3 लैंडर परीक्षण है जुलाई 2026 में नासा ने चंद्रमा पर मनुष्यों को फिर से उतारने के लिए अपने महत्वाकांक्षी अभियान के लिए स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के साथ मिलकर ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम HLS के उन्नत परीक्षणों को तेज किया है। 41 स्पेस टेक्नोलॉजीज का चयन यानी नासा ने भविष्य के मून और मार्स मिशनों के लिए धूल सुरक्षा और लूनर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 41 व्यावसायिक तकनीक प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बढ़ते अपने छठा प्रश्न है उसकी तरफ। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए अनावरण किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका जो शुभंकर है वो मयूर होगा। ऑप्शन बी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होने वाली इस चैंपियनशिप के लिए मयूर शुभंकर का अनावरण किया गया है जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसके रंग बिरंगे पंख राष्ट्रमंडल देशों के झंडों और एकता को प्रदर्शित करते हैं। और जो टेनिस के बारे में अगर देख लें टेनिस के बारे में आज स्ट्रेटेजी छोटे छोटे एग्जाम के पॉइंट हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं एक करके। और टेनिस के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति की बात करें आधुनिक टेनिस की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बर्मिंघम इंग्लैंड में लॉन टेनिस के रूप में हुई थी। सर्वोच्च संस्था की बात करें तो ITF जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है इसका सबसे बड़ा सर्वोच्च संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है। 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं इसके। एक कैलेंडर में 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट थे जिसका क्रम इस प्रकार है यानी पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो हार्ड कोर्ट में होता है और फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है मई जून के महीने में क्ले कोर्ट में पर खेला जाता है। इसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। इसका जो अतिरिक्त नाम है ना कभी कभी ये देकर बच्चों को फंसा देता है ये क्या है मैंने बच्चे समझ नहीं पाते हैं। विंबलडन जो जून जुलाई में होता है अभी जस्ट हुआ था ना जिसके विजेता जैनिक सिनर्जी थे तो। और विंबलडन ओपन जो ग्रास कोर्ट यानी घास पे खेला जाता है यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। और US ओपन अगस्त सितंबर में हार्ड कोर्ट में खेला जाता है जिसका होना अभी बाकी है। प्रमुख कप और ट्रॉफी की बात करें डेविस कप पुरुषों का विश्व कप, बिली जीन किंग कप महिलाओं का विश्व कप पुराना नाम फेड कप था और हाफमैन कप। ये टेनिस के कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होंगे। प्रमुख शब्दावली की बात करें तो एस ड्यूस एडवांटेज वाली लव यानी शून्य स्कोर लव का मतलब क्या है शून्य स्कोर और स्मैश और फॉल्ट इसके कुछ शब्दावली होंगे। और जो टेबल टेनिस की बात करें वो टेनिस था या टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस की बात करें तो उत्पत्ति इसकी जो है 19वीं शताब्दी में के अंत में इंग्लैंड में हुई जहाँ से उच्च वर्ग के लोग भोजन के बाद पिंग मांग के नाम से मनोरंजन के लिए खेलते थे। सर्वोच्च संस्था इसके भी ITTF होगी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन होता है जिसका मुख्यालय लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक में शामिल टेबल टेनिस को पहली बार 1988 की सियोल ओलंपिक में आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया था। चीन का दबदबा देखें तो यह चीन का राष्ट्रीय खेल है अनौपचारिक रूप से लेकिन बेहद लोकप्रिय माना जाता है और ओलंपिक इतिहास में अधिकांश स्वर्ण पदक चीन ने ही जीते हैं। प्रमुख कप की बात करें तो इसके स्वेथलिंग कप विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप और कोर्बिलान कप विश्व महिला टीम चैंपियनशिप और बामा बेले कप इसकी प्रमुख ट्रॉफियाँ होंगी। और प्रमुख शब्दावली बात करें तो पेन होल्ड ग्रिप लूप चॉप ट्विडल एंटी स्पिन और पुश इसकी प्रमुख शब्दावलियाँ होंगी। और बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। 15-16 जुलाई 2026 में को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए 14,447 करोड़ की लागत से गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये कहाँ वाराणसी में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए 46 किलोमीटर लंबे 6 लेन गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर नेशनल हाईवे 19 को सीधे वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा। इसमें गंगा नदी पर एक शानदार केबल स्टेट ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिससे काशी विश्वनाथ मंदिर और नमो घाट आने जाने वाले पर्यटकों का सफ़र 60 मिनट से घटकर सिर्फ 20 मिनट रह जाए। तो काफ़ी ट्रैफिक लगता है, इस वजह से ये कदम उठाया गया है। अब काशी के कुछ प्राचीनतम जो प्राचीन रूप से या फिर जो अभी स्थिति है, इन सब के बारे में थोड़े स्टैटिक फॉर्म देते हैं। विश्व का प्राचीनतम शहर वाराणसी को दुनिया के सबसे पुराना निरंतर जीवित शहरों में से एक माना जाता है, जिसे घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति की बात करें, यह शहर गंगा नदी के किनारे वरुणा और असी नदियों के संगम के बीच बसा है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो यहाँ प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और संकट मोचन हनुमान मंदिर स्थित है। सारनाथ की बात करें, वाराणसी के निकट स्थित, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र परिवर्तन, जिसको माना जाता है, दिया जाता है, या धम्मेक स्तूप भी स्थित है। सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो यह शहर बनारसी सिल्क साड़ी, जिसकी जीआई टैग भी मिला है, और संगीत के बनारस घराने पंडित रविशंकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें, चरकुला नृत्य ब्रज के क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें महिलाएं सिर पर 108 जलते हुए दीपक रखकर पिरामिड बनाकर नृत्य करती हैं। कथक भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में एकमात्र नृत्य जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। रासलीला की बात करें, ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नृत्य है। ख्याल नृत्य की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र रत्न के जन्म के अवसर पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक रंगमंच रूप में होता है। और उत्तर प्रदेश के कुछ और लोक संगीत की बात करें तो कजरी मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में वर्षा ऋतु यानी सावन के समय किया जाने वाला यह लोक नृत्य है। रसिया ब्रज भूमि में होली के त्यौहार के दौरान किया जाने वाला भक्ति और प्रेम रस से भरपूर गीत है। आल्हा की बात करें, बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस से भरपूर महोबा के वीर योद्धाओं यानी आल्हा उदल की गाथा गाने वाला संगीत है। सोहर की बात करें तो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला पारंपरिक मांगलिक लोक गीत है। और इसके महत्वपूर्ण कुछ जो प्रश्न देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। राजकीय प्रतीक की बात करें, राजकीय पशु इसके बारहसिंगा, पक्षी सारस क्रेन, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पुष्प इसका पलाश है। नदियों का संगम बात करें तो प्रयागराज गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां का त्रिवेणी संगम स्थित है। यहाँ कुंभ मेला लगता है। आप बताएंगे कि इसमें कुंभ मेला जो महाकुंभ लगता है वो कितने वर्षों में अंतराल में लगता है। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में एल्फ्रोपोडा ट्राइंगुलेटा नामक एक एकांत प्रिय मधुमक्खी की नई प्रजाति खोजी है? तो अरुणाचल प्रदेश में इस मधुमक्खी की खोज की गई है। वैज्ञानिक ने अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों से मधुमक्खियों को दी 2 नई प्रजातियां एल्फ्रोपोडा ट्राइंगुलेटा और हाइब्रोपोडा आदि की खोज की है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। आज हम देखेंगे कुछ अरुणाचल प्रदेश का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। प्राचीन नाम इसे पौराणिक काल में इसे उद्यानचल कहा जाता था, और महाभारत व रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। नेफा जो ब्रिटिश काल से लेकर वर्ष 1972 तक इस पूरे क्षेत्र को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेश देखें तो 1972 यानी 20 जनवरी 1972 को इसे असम से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और इसका नया नाम अरुणाचल प्रदेश उगते हुए सूर्य की भूमि रखा गया है। पूर्ण राज्य दर्जा देखें तो 1987 भारतीय संविधान 55वें संविधान संशोधन के तहत 20 फरवरी 1987 को यह भारत के 24वां पूर्ण स्वराज्य बना। कला संस्कृति की बात करें तो लोकगीत यहाँ की गालो जनजाति द्वारा गाया जाने वाला जाजिंजा और इदुमिस्मी जनजाति का अय्याह विवाह उत्सव पर गाया जाने वाला यह प्रमुख लोकगीत है। पारंपरिक लोक संगीत की बात करें, स्थानीय समुदाय से बारी नामक एक विशेष संगीतमय कथा शैली प्रचलित है, जिसमें कबीले के इतिहास और पौराणिक कथाओं का गान किया जाता है। और देखेंगे इसमें तो प्रमुख लोक नृत्य की बात करें, पोपेर गालो जनजाति, बाडो छम बुराइयों पर अच्छे अंक की जीत दिखाने वाला मुखौटा नृत्य, और लायन एंड पिकॉक डांस यह यहाँ के सबसे प्रमुख नृत्य हैं।
पारंपरिक वाद्य यंत्र, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे स्टैटिक क्वेश्चन जो नृत्य वगैरह है ना, इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप इसको विशेष रूप से देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हमेशा डाल दी जाती है। आप जाके चाहे डायरेक्ट जाके अमन अपडेट्स के नाम से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, या फिर आप मेरे प्रोफाइल में जाएंगे, यूट्यूब क्लास ये जो चैनल है मेरा, प्रोफाइल में जाएंगे, उस वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, सीधा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और पारंपरिक वाद्य यंत्र की बात करें, संगीत के लिए मुख्य रूप से गोगा यानी बांस का यहूदी वीणा जैसा यंत्र है, और पीपा और यांगचिन का उपयोग किया जाता है। महत्व स्टैटिक की बात और इसमें और करें तो भौगोलिक उपनाम से युक्त हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, और आर्किडेड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राजकीय प्रतीक की बात करें, राजकीय पशु इसका मिथुन, पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल और फूल लेडी स्लीपर आर्किड है। तमांग मठ की बात करें, भारत का सबसे बड़ा और ल्हासा यानी तिब्बत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, यहीं स्थित है। लोहित और सियांग नदियाँ की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग कहा जाता है, और यहाँ की लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु बना है। इन भारत का सबसे लंबा जो है नदी पुल है वो भूपेन हजारिका है, जो इसी नदी पर बना है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ बिल्ली प्रजाति के 4 बड़े जीव यानी बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ पाए जाते हैं। तो और अरुणाचल प्रदेश के कुछ करंट अफेयर की बात करें तो मिशन ऑन अरुणाचल कीवी यानी मई जुलाई 2026 भारत के सबसे बड़े कीवी उत्पादक राज्य अरुणाचल प्रदेश ने 167 करोड़ के बजट के साथ इस मिशन को गति दी है, जिसका लक्ष्य वैश्विक ऑक्सीजन में न्यूजीलैंड को टक्कर देकर कीवी निर्यात बढ़ाना है। भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट यानी लोअर सुबनसिरी नदी पर बन रहे 2000 मेगावाट क्षमता वाले भारत के सबसे बड़े जल विद्युत परियोजना के यूनिट 2 यानी 250 मेगावाट को हाल ही में सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। आलो प्रभात उत्सव यानी डोंग गांव, भारत के सबसे पूर्वी गांव डोंग में वर्ष 2026 के पहले सूर्योदय का स्वागत करने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा विशेष आलो प्रभात डांस ऑफ द डान उत्सव का आयोजन किया गया था। बढ़ते हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ। जो जुलाई 2026 में गुजरात के किस प्रसिद्ध कृषि उत्पादक को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जो ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ है गुजरात की, उसको जीआई टैग दिया गया है। गुजरात की ऊंझा क्षेत्र को मसालों के व्यापार का बड़ा केंद्र माना जाता है। वहाँ उत्पादित होने वाले उच्च गुणवत्ता के जीरा और सौंफ को उनकी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग के अगर इतिहास के बारे में देखें, जीआई टैग होता क्या है, तो इसका जो पूरा नाम होगा वो ग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक है, या उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही बनते हैं, उगाए जाते हैं, और वहाँ की जलवायु व परंपरा के कारण इनकी एक विशेष गुणवत्ता होती है। वैश्विक कानूनी आधार देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौते के तहत संरक्षित है। भारतीय कानून की बात करें तो भारत सरकार ने इसके लिए वास्तु भौगोलिक उपदर्शन यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया गया था, जो 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। अब बताएंगे पहला जीआई टैग किसको मिला था। देखिए इसमें आप है ही, कोई बात नहीं, आप बताएंगे वाराणसी में किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। नोडल मंत्रालय व मुख्यालय बात यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है, और भारत का जीआई रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई में स्थित है। पहला जीआई टैग देखेंगे तो भारत का पहला जीआई टैग 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को मिला था। वैधता अवधि की बात करें, एक बार पंजीकरण होने पर जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद दोबारा नवीनीकृत कराया जा सकता है। महत्वपूर्ण जीआई टैग सूची 2025 से 26 जुलाई तक देखेंगे तो किन किन मिला है। जो ऊंझा जीरा देखेंगे गुजरात के, उससे मिला है। मथुरा जरी ट्रेस को देखकर भगवान कृष्ण के लिए हाथ से तैयार किया जाने वाला विशेष पारंपरिक पोशाक है। वरायूर सूती साड़ी तमिलनाडु के है मिलिया है। और कविंदा पड़ी नट्टू सक्कराई जो तमिलनाडु है, बिना रसायनों के पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाने वाला शुद्ध गुड़ पाउडर है। और थुया मल्ली चावल जो तमिलनाडु का ही है, शुद्ध चमेली जैसे दिखने वाले
और रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर सुगंधित पारंपरिक चावल है। और पोंडूरू खाद्य आंध्र प्रदेश का हाथों से काटी जाने वाली भारत की सबसे महीन और प्रीमियम खाद्य श्रेणी है। और कुंभकोणम पान का पत्ता जो तमिलनाडु का है, यह अपनी अनूठी तीखी सुगंध और पाचन गुणों के लिए प्रसिद्ध विशिष्ट पान है। वारंगल मिर्च तेलंगाना की है, अपने गहरे लाल रंग और मध्यम तीखेपन लिए प्रसिद्ध वाणिज्यिक मिर्च प्रजाति है। मेरठ बिगुल बात करें तो उत्तर प्रदेश से रक्षा और बैंड संगीत में इस्तेमाल होने वाला पीतल के वाद्य यंत्र के निर्माण को वैश्विक पहचान। और जसपुर कल्दी यानी जम्मू कश्मीर का है जो है डोंगरी समुदाय द्वारा दूध से तैयार किए जाने वाला विशेष पारंपरिक चीज़ है, जैसे पनीर व्यंजक है। और चंदन अगर जलभरा संदेश देखें तो पश्चिम बंगाल का है, बंगाल के 220 साल पुराने ऐतिहासिक मिठाई जिसके अंदर नूडल गुड़ भरा होता है। करंजिया सांगरी राजस्थान की है, जिसे रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाने वाली सूखी फलियां जो प्रसिद्ध मारवाड़ी व्यंजन केर सांगरी का मुख्य हिस्सा है। अरुणाचल याक चुरपी की बात करें तो हिमाचली याक के दूध तैयार किए जाने वाला अनोखी प्राकृतिक पनीर है। और बढ़ते हैं हमारे जो अगला 10वां प्रश्न आखिरी प्रश्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है? तो 62,500 करोड़ की लागत से यह निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के साथ केंद्र सरकार ने भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए 62,500 करोड़ की भारी भरकम बजट वाली मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च स्तरीय मोबाइल कंपोनेंट्स यानी पुर्जों जो उसके पार्ट्स होते हैं के घरेलू उत्पादन को तेज करना और वैश्विक बाजार में निर्यात बढ़ाना है। और कुछ देखेंगे आज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे, लेटेस्ट अपडेट उनको हम देखेंगे। तो स्वदेशी AI मॉडल भारत GPT लॉन्च की बात करें तो IIT बॉम्बे ने भारतीय भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए देश का पहला बहुभाषी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत GPT सफलतापूर्वक विकसित और लॉन्च किया है। भारत का पहला स्वदेशी CPU वेगा यानी सी डैश द्वारा पूरी तरह भारत में डिजाइन किए गए वेगा माइक्रो प्रोसेसर का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ, जिसका उपयोग अब सरकारी रक्षा प्रणाली और स्वदेशी ड्रोन सॉफ्टवेयर में किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की बात करें, भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट यानी चिप बनाने वाली फैक्ट्री का निर्माण गुजरात के धोलेरा में टाटा समूह और ताइवान की PSMC के सहयोग से अंतिम चरण में पहुंचा। और क्वांटम कंप्यूटिंग हब की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत दिल्ली NCR में भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च हब को लाइव किया, जो सुरक्षित क्वांटम संचार पर काम करेगा। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक विस्तार बात करें, भारत के इंडिया स्टैक यानी UPI और डिजिटल लॉकर तकनीक को अपनाने के लिए अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के 15 से अधिक देशों ने भारत सरकार के साथ तकनीकी साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये सभी उपलब्ध अगर बात करें इसमें तो ये सभी उपलब्धियां भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया अभियान को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सबसे बड़ी मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। और देखते हैं हमारा जो महत्वपूर्ण दिवस की जो सीरीज चली उसके बारे में। तो एक तारीख को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, CA डे, GST दिवस, 2 तारीख को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस और 18 जुलाई को विश्व नेशनल मंडेला दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस और 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। तो वीडियो थोड़ी कुछ लंबी हो जा रही है, कुछ दिनों से कंटेंट कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, पर आप देखेंगे ये लगभग
हर प्रश्नों में पूछे जाने वाले ये हमारे टॉपिक हैं। तो आप थोड़ा टाइम देंगे, भाई टाइम देना पड़ेगा क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, इस वजह से टाइम देना पड़ेगा, लेकिन कंटेंट कमी नहीं होगी। आप कहीं से रिवीजन करेंगे, जितनी जल्दी मैं आपको रिवीजन करा दूंगा इस चीज़ का, वो आप कितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी आधे घंटे में जो मेरा हो रहा है 35-40 मिनट में हो रहा है, आप 2 घंटे में उतना रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें जो भी अगर कमियाँ दिख रही हों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।